वॉइस की कड़ी में आज हमारे साथ इलारा सिक्योरिटीज़ के एमडी हरेंद्र कुमार जुड़े हैं। हरेंद्र जी से आज मेरी एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से 5-10 साल के बाद बात हो रही है। हरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, आज मेरे ख्याल से चर्चा का विषय आईटी से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं, श्री गणेश इसी से करते हैं। कल वो एआई समिट और एआई का अगर आप देखें तो जो एक बाजार से सरोकार जुड़ गया था वो था इन्फोसिस और एंथ्रोपिक का वो कोलैबोरेशन, बट उसको भी बाजार ने हाथों हाथ नहीं लिया। बड़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कमेंट्री थी कल इन्फोसिस की, नंदन नीलेकनी साहब की, पर बाजार ने एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप आईटी को डील कैसे कर रहे हैं सर? आपके पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टर्स अपने आईटी पोर्टफोलियो को कैसे डील करें इस वक्त? जी, देखो, आई थिंक इसमें एक बात ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एआई आईटी सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो आज विनोद खोसला के जो कमेंट है वो बता रहा है कि आईटी सेक्टर का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो उसके कारण ये पूरी जो सेल ऑफ हो रही है उसके कारण है। बट एक बात मैं समझा दूं कि जितना डिस्ट्रक्टिव लोग बता रहे हैं एआई है फिर आईटी सेक्टर इतना है नहीं। इनफैक्ट इसको मेरे हिसाब से अगले साल 1.5 साल में आईटी सेक्टर को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर कंपनी जो है उसको अगर अपने आप को रीओरिएंट करना है टुवर्ड्स एआई, उसको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर सच एज आईटी कंपनीज को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इसमें एक और पॉइंट है कि जितने कोडर लगते थे पहले आईटी सर्विसेज को, उतने कोडर नहीं लगेंगे, तो मार्जिन एक्रेटिव ये आगे जाके बन जाएगा एआई से। और तीसरी बात है कि इसमें ये दिग्गज जो लार्ज आईटी कंपनी थे शायद उनको इतना नहीं फायदा होगा, इसमें बहुत सारे मिड और स्मॉल आईटी कंपनियां लार्ज आईटी कंपनियों के साथ कंपीट कर पाएंगे। तो थोड़ा शेकआउट तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है फॉर द आईटी सेक्टर। तो ये इवॉल्विंग स्टोरी है। मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ अगले 18 महीने के बाद आएगा, बट ये शॉर्ट टर्म पेन डेफिनेटली है क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है, फंडामेंटल उतना चेंज नहीं हो रहा है। मे बी अगर और करेक्ट हो जाएगा मार्केट तो डिविडेंड यील्ड स्टोरी की तरह थोड़ा स्टेबलाइजेशन जाएगा, बट शॉर्ट टर्म पेन है। शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। गुड मॉर्निंग हरेंद्र जी, श्रेया बात कर रही हूँ। तो निष्कर्ष निकालूँ तो आईटी स्पेस में अभी थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन सर, ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? हमने Q3 अर्निंग्स देख ली, सभी के एक्सपेक्टेशंस अच्छे थे तो उसी के मुताबिक रहा। ट्रेड डील देख लिया, यूएस यूके का बजट निपटा लिया। सर, मार्केट में सिर्फ आईटी की वजह से ये पेन थोड़ा देखने को मिल रहा है, किस दिशा जा रहा है मार्केट, आपका व्यू? देखो, पहले तो ये देखें कि हमारा मार्केट जो 18 महीने से चल नहीं रहा है उसके काफी सारे रीजन रिजॉल्व हो गए। जैसे ओवर वैल्यूएशन एक था, अर्निंग्स ग्रोथ जो नहीं आ रहा था, और उसके कारण एफआई आउटफ्लो हो रहा था। उसके साथ में एक था एंटी एआई ट्रेड। ये तीनों रीजन अगर आप देखेंगे, वैल्यूएशन टाइम करेक्शन के कारण रीजनेबल हो गया। नंबर 2, अर्निंग्स रिकवरी चालू हो गई है। ये टाइम का जो क्वार्टरली अर्निंग्स है हमें बता रहा है 14% वाई ऑन वाई ग्रोथ आया है। और तीसरी पॉइंट है, ये सब ट्रेड डील और अच्छी बजट के बाद एफआई लोग ने इसको नोटिस किया है। तो अगर इस महीने की जो इन्फ्लो के नंबर आप देखेंगे जो अभी कंटिन्यूसली, और फोर्थ पॉइंट है कि भाई ईएम ट्रेड अभी चालू हो गया है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अब वो भी पार्टिसिपेट करने लगा। तो ओवरऑल मार्केट आउटलुक तो सुधरता हुआ नजर आ रहा है और सुधर रहा भी है। इसके बीच में एक ये टेक वाली जो स्पेस है वो अंडर परफॉर्मेंस में जा रही है। बट अगर आप हमें पूछेंगे कि मार्केट सालाना एंड में कैसे रहेगा फाइनेंशियल ईयर, हमें लगता है 10 to 15% की जो रिटर्न है वो काफी रीजनेबल एजम्पशन होगा। ओके, अच्छा हरेंद्र जी, इस बाजार ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, अगर स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करूं, कन्विक्शन बाजार का रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। और जब मैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखता हूं, इस वर्टिकल राइज को देखता हूं, एसबीआई की प्राइस परफॉर्मेंस को देखता हूं, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये हमेशा हिस्टोरिकली हुआ है कि एक बड़े डिफरेंशियल को बाजार चेज करता है। जब वो डिफरेंशियल प्राइस परफॉर्मेंस में कभी भी हिस्टोरिकली जब प्राइवेट और पीएसयू प्राइवेट में बड़ा बन जाता है तो बाजार कभी ना कभी उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। इस बार बड़ा डिफरेंस है प्राइस परफॉर्मेंस में। अभी भी डोमिनेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वार्टरली अर्निंग्स या बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल बाजार पीएसयूज पे ही फोकस करेगा, या फिर आपको अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्राइवेट में अच्छा लग रहा है? नहीं, आई थिंक पीएसयू अभी भी सस्ता है, और यील्ड ट्रजेक्टरी देखते हुए, सॉफ्टनिंग इंटरेस्ट रेट और जो क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, देखो जो कॉर्पोरेट बुक बढ़ेगा तो पीएसयू को ज्यादा फायदा होगा। तो उस हिसाब से ये ट्रेड पीएसयू का अभी जारी रहेगा। और
नंबर वन। और प्राइवेट बैंक में क्या है, क्योंकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है और उनका कासा नहीं बढ़ रहा है, उनमें स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ गए। और इससे भी बड़ी एक थीम है कि अगर जब इंडिया, ईयू, यूके ऑल सब एक यूनिफाइड मार्केट बन जाएंगे, फॉरेन बैंक्स बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स बन जाएंगे जो इंडिया प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, वह सेम स्पेस में compete करेंगे प्राइवेट बैंक्स के साथ में। तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया प्राइवेट बैंक ट्रेड करते थे बहुत ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक 9-10% कंपाउंडिंग होगा। ये पुराने वाले प्राइवेट बैंक्स ग्रोथ स्टोरी, वो वाली स्टोरी नहीं रही है। तो एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन आर्बिट्राज में पीएसयू चल रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, उनकी कासा बहुत स्ट्रांग है, और क्रेडिट ग्रोथ में कॉर्पोरेट सेक्टर में पीएसयूज विल डू बेटर देन प्राइवेट। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू करेगा। ओके, पीएसयू की तरफ आपका झुकाव सर ज़्यादा है। अच्छा, एक और सवाल, जिस स्पेस में हम सब हैं सर, दैट इज़ कैपिटल मार्केट स्पेस। कैपिटल मार्केट स्पेस पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा और लगातार चर्चा का विषय बना रहता है जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस और सख्ती आती है। सर, कैपिटल मार्केट स्पेस ने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं पिछले साल। क्या इस साल की शुरुआत वैसी ही हुई है इनफैक्ट? और आपने क्या हाल फिलहाल में सर इस पे एक्सपोजर बढ़ाया है? आपका क्या टेक है? देखो, कैपिटल मार्केट प्राइस टू परफेक्शन है, क्योंकि जब ये एयूएम ग्रोथ, एसआईपी ग्रोथ और ऑप्शन ट्रेडिंग के जो वॉल्यूम हो रहे थे, तो मार्केट ने ऑब्वियसली बहुत सा फ्यूचर प्राइस इन कर लिया है। अब आरबीआई उसको थोड़ा कूल ऑफ करना चाहता है। वो दिस इज मोर फ्रॉम द एक्सचेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू और ब्रोकरेजेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी और टाइम करेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप कहेंगे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल है, जैसे एएमसीज, उनकी स्टोरी जारी रहेगी। हाँ, वो परफेक्टली प्राइस्ड है, लेकिन दे आर गुड कंपाउंडिंग स्टोरीज। बट अगर आप एक्सचेंज और प्योर प्ले एफएनओ ड्रिवन ब्रोकरेजेस पे अगर व्यू लेंगे, उनमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। ओके अच्छा हरेन जी, यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से, या 2-3 दिन क्या, 1-1.5 महीने से एक बड़ा चर्चा का विषय है इमोल्यूमेंट्स एंड पर्क्स ऑफ गिग वर्कर्स, जो कि एक ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं जिनकी एक बड़ी वर्कफोर्स होती है, वो यही होती है, वो उनकी कॉस्ट पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आई मीन स्टॉक्स लाइक एटर्नल, स्विगी, ये कोलैप्स भी हुए हैं इसके चलते। एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के बाद इन CY25 अभी आपको इस वक्त प्लेसमेंट ऑफ न्यू एज स्टॉक्स लग कैसी रही है इस वक्त? देखो, अगेन न्यू एज स्टॉक्स आर प्राइस टू परफेक्शन। अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे, कोई स्टॉक्स तो FY28 में ब्रेक इवन करेंगे, तो FY28 और FY30 का नंबर प्राइस इन किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर थोड़ा भी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट आता है तो स्टॉक 10-15% गिर जाता है। तो न्यू एज स्टॉक में जो ऑप्टिमिज्म बहुत है, एक्चुअली उनको अवॉइड करना चाहिए आपको। तो एंड आप जो लास्ट 3-4 साल पहले जो आईपीओ किए थे, जो कंसोलिडेशन फेज में जा चुके हैं, अब उनकी जो अर्निंग आ रही है, उनका टर्न अराउंड पक्का हो गया है, वो स्टॉक्स को देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जहां पर फ्रॉड और मोमेंटम अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो बहुत रिस्की एरिया है। ओके, काफ़ी स्पेसेस पर चर्चा की हमने हेमेंद्र जी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक आध स्पेस जिस पे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन आपका बन रहा है आफ्टर Q3 अर्निंग्स, तो वो कौन से स्पेस होंगे? देखो, अब हमने तो अभी एंटी एआई ट्रेड पे कॉन्वर्सेशन किया है। जो प्रो एआई ट्रेड क्या है? तो प्रो एआई ट्रेड है एनबीएफसीज। अगर आप देखेंगे कि जो उनकी जो पॉजिटिव बेनिफिट है, प्रोसेसिंग, एनपीए रिडक्शन, गेटिंग मोर लोन्स, उसमें लार्ज एनबीएफसीज जिनकी जो बिजनेस बड़ी है और जो कस्टमर टच पॉइंट ज्यादा है, उनको बहुत फायदा होगा। तो उनकी कॉस्ट टू इनकम कम होगी, उनका ग्रोथ ज्यादा होगा, उनके कम होगा, तो उनके मल्टीपल्स बढ़ेंगे। तो थोड़े बहुत जो प्रो एआई ट्रेड में एनबीएफसी से आते हैं। सेकेंड, ऑफ कोर्स द पावर सेक्टर एक और न्यू कैपेक्स साइकिल में बिगिन करेगी। तो उसके जो अलाइड बेनिफिशियरीज हैं, जैसे सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नेम्स वो आर लार्ज, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, उनको बहुत फायदा होगा, पावर स्टॉक्स को बहुत फायदा होगा, और क्रेडिट ग्रोथ अब पिक होगा। तो क्रेडिट ग्रोथ जो हमने बात किया, उसमें पीएसयू बैंक्स को बहुत फायदा होगा। तो अगर आप ये 2-3 सेक्टर आप लेंगे तो इंडेक्स प्रीटी मच अच्छा करने लगेगा। एक लास्ट प्रश्न पॉसिबली आपसे हरेन जी, कि अब क्योंकि हम एक समर सीजन में एंटर कर रहे हैं और सीधे वाइल्ड गुड सेगमेंट पे आते हैं, और पिछला साल भर काफ़ी ठंडा रहा, प्राइस स्टेबल रहा,
इस बार क्योंकि ऑलमोस्ट फरवरी में टेम्परेचर काफ़ी राइज हो चुका है, आपको वाइट गुड सेगमेंट में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? एग्जैक्टली क्या इस बार ग्रोथ अच्छी रहेगी इस प्रोजेक्शंस के मद्देनजर? देखो व्हाइट गुड स्पेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है बट कोई मोट नहीं है। इनमें प्राइसिंग प्रेशर आता रहता है, इन्वेंट्री अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये अभी सिक्लिकल ट्रेडिंग बेट्स रह गए हैं ऐसा, राइट, बहुत डिसअपॉइंट भी किया है। अगर आप मुझे कहेंगे तो आप थोड़ा पीएलआई के साइड पे चले जाइए, ईएमएस स्पेस में। वहां पर अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा सा इम्पेटस दे रही है और इंसेंटिव्स दे रही है, वहां के आपके थोड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अगर आप मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल आप इस पॉइंट पे बोलेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो दे आर नॉट वेरी लार्ज कंपाउंडिंग स्टोरीज एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लॉन्गर टर्म्स देखें पर्सपेक्टिव से तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा वाइट गुड स्पेस। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।